हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 1988 की हॉलीवुड मूवी कमिंग टू अमेरिका को। ये एक रोमांस जॉनर मूवी है एंड इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 स्टार आउट ऑफ 10। इसमें हमें अफ्रीकन कंट्री जामुंडा के प्रिंस के बारे में पता चलेगा जो अपनी शादी के लिए लड़की को ढूंढने अमेरिका आ जाता है। अब क्या उसे अमेरिका में अपनी लाइफ पार्टनर मिल पाएगी? इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉन लैंडिस ने और लिखा है इस मूवी के लीड एक्टर एडी मर्फी ने। एंड शुरू करने से पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और एक कोई भी अच्छा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लेना ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली और भी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। ये कहानी है अफ्रीका के एक देश जामुंडा के राजकुमार हकीम की, जिसके 21वें बर्थडे पर उसके पिता यानी जामुंडा के किंग जेफी जोफर उसकी शादी एक ऐसी लड़की से कराने वाले थे जो बचपन से लेकर इसी तरह पली बड़ी थी कि उसकी खुद की कोई पहचान नहीं। हकीम एक बहुत साफ दिल का राजकुमार था। उसे नौकरानियां नहलाया करती थी, खिलाया करती थी और जब वो घूमता तो उसके कदमों के आगे फूल बरसाया करती। लेकिन अपने 21वें जन्मदिन पर हकीम अपने पिता से कहता है, मुझे नहीं चाहिए फूल बरसाने वाले और मैं ऐसी लड़की से शादी नहीं कर सकता जिसे मैंने अभी तक एक बार देखा भी नहीं। हकीम की माँ एओलियन कहती है, बेटा वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। शुरुआत में मैं और तुम्हारे पिता भी थोड़े अनकंफर्टेबल थे, बाद में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। इसके बाद हम सैमी को देखते हैं जो एक नौकर होता है पर हकीम के लिए एक दोस्त की तरह होता है। हकीम सैमी के साथ सेल्फ प्रोटेक्टिंग के लिए अभ्यास कर रहा होता है। यहाँ हकीम सैमी से अपनी आने वाली शादी के बारे में बातें करता है। हकीम सैमी से कहता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने लिए एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता हूँ जो मेरी रिस्पेक्ट करे, न कि ऐसी जो नौकरानियों की तरह मेरी हर बात माने। अगले दिन हम ये देखते हैं कि इनके पैलेस में बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है क्योंकि आज हकीम की एंगेजमेंट कर्नल इजी की बेटी से होने वाली थी। कर्नल की बेटी के आने से पहले नाच गाना होता है और इसके बाद आती है कर्नल की बेटी ईमानी। किंग जेफी जोफर का सबसे खास आदमी वह रस्मो रिवाज से एंगेजमेंट की तैयारी करता है पर हकीम ईमानी को एंगेजमेंट रिंग नहीं पहनाता बल्कि उसे एक रूम में ले जाता है। हकीम उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है? ईमानी कहती है, जो आपको पसंद हो मेरे राजकुमार। इसके बाद हकीम पूछता है, तुम्हारा फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? ईमानी कहती है, जो आपको पसंद हो मेरे राजकुमार। हकीम जो भी उससे उसका फेवरेट पूछता है वो इसी फ्लो में हर जवाब देती है। अब ऐसी लड़की से हकीम शादी नहीं करना चाहता था। हालांकि वो खूबसूरत है पर उससे शादी करके वो नकली जिंदगी नहीं जीना चाहता। पर किंग जेफी जोफर हकीम का रिश्ता ईमानी से तय कर देते हैं, यानी हकीम की शादी जबरदस्ती ईमानी से कराई जाएगी। शाम को हकीम अपने पिता से कहता है, पिताजी मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं गया, इसीलिए मैं अपनी शादी से पहले एक बार दुनिया घूमना चाहता हूँ। किंग कहते हैं, ठीक है बेटे, लेकिन 40 दिन के बाद तुम्हारी शादी ईमानी से करा दी जाएगी। अपने पिता की इजाजत लेकर वो सैमी के साथ अमेरिका जाने की तैयारियां करता है। सैमी उससे कहता है कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, अमेरिका में कहाँ तुम अपने लिए लड़की ढूंढोगे। ये दोनों मिलकर अमेरिका की 2 सिटी लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क के लिए टॉस करते हैं। टॉस के हिसाब से ये दोनों पहुँचते हैं न्यूयॉर्क सिटी। वहां जाकर ये दोनों टैक्सी लेते हैं और ड्राइवर से न्यूयॉर्क सिटी की सबसे गरीब जगह जाने के लिए कहते हैं। इनके कहने पर ड्राइवर इन्हें यहाँ की बहुत गरीब जगह लेकर आ जाता है जहाँ के हालात बहुत खराब थे। हकीम यहाँ इसीलिए आता है ताकि वो गरीब बनकर यहाँ रह सके, जिससे उसे एक ऐसी लड़की मिले जो हकीम से प्यार करे, ना कि उसकी दौलत से। यहाँ हकीम और सैमी एक नाई की दुकान पर जाते हैं जहाँ कुछ दोस्त बॉक्सिंग फाइट को लेकर हमेशा बहस करते रहते थे। यहाँ हकीम इनसे कोई रहने लायक जगह के बारे में पूछता है। नाई कहता है, तुम तो काफी अमीर लगते हो, तो तुम्हें किसी बड़े होटल या पैलेस में होना चाहिए, यहाँ क्या कर रहे हो? हकीम कहता है, नहीं, हमें यहीं कहीं रहना है। इस पर ये नाई पास ही की एक बिल्डिंग के बारे में बताता है। ये दोनों उस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड से एक रूम लेते हैं पर इनका रूम बहुत ही छोटा और गंदा था, जिसे देख सैमी कहता है, क्या हम यहाँ रहेंगे? हकीम कहता है, हाँ हम यहीं रहेंगे ताकि हम सीख सकें कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। ये दोनों अपना सामान यहाँ रखते हैं और सबसे पहले अपने कपड़े यहाँ के लोगों की तरह बदलते हैं। अपने लिए किसी लड़की को ढूंढने से पहले हकीम नाई से अपनी चोटी कटवाता है और शहर के सभी बार में जाकर लड़कियों से बातें करता है। हकीम यहाँ के सभी बारों में घूमता है पर हकीम को कोई भी अच्छी लड़की नहीं मिलती। थक हार के हकीम और सैमी नाई के शॉप पर आते हैं। हकीम कहता है, क्या अमेरिका में कोई भी अच्छी लड़की नहीं है? नाई कहता है, तुम कहाँ गए थे? हकीम कहता है, मैंने यहाँ के सभी बार घूम लिए हैं पर कोई भी अच्छी लड़की नहीं है। नाई कहता है, अच्छी लड़कियां बार में नहीं मिलती, अच्छी लड़कियां मिलती हैं चर्च में, लाइब्रेरी में या द ब्लैक अवेयरनेस रैली में, जहाँ इस वक्त मैं भी जा रहा हूँ। अगर तुम भी चलना चाहते हो तो चल सकते हो। हकीम और सैमी इस नाई के साथ द ब्लैक अवेयरनेस रैली में जाते हैं जहाँ कुछ शो वगैरह कराकर
अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए मनी रेज कर रहे थे। इसी स्टेज पर हकीम को एक लड़की मिलती है जो यहाँ अपने रेस्टोरेंट को प्रमोट करती है और लोगों को अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस बताती है। हकीम को इस लड़की को देखते ही प्यार हो जाता है। इसका नाम लीजा होता है। अगले दिन हकीम और सैमी मैकडॉवेल रेस्टोरेंट पहुंचते हैं और मिस्टर क्लियो मैकडॉवेल से अपने लिए जॉब मांगते हैं। क्लियो लीजा का पिता होता है, इसीलिए ये दोनों यहाँ जॉब मांगते हैं। मिस्टर क्लियो इन दोनों को साफ सफाई के काम पर रख लेते हैं। अब हकीम रेस्टोरेंट के ऑफिस में ही पोछा लगा रहा होता है और लीजा को देख रहा होता है। कुछ देर बाद हकीम लीजा को हाय कहता है। लीजा भी हकीम को हेलो कहती है। हकीम कहता है, जब भी कचरे को साफ करने का ख्याल आए मुझे याद कर लेना। दूसरी तरफ एक लड़का जिसका नाम डैरियल होता है, वो लीजा को प्यार करता था, इसीलिए वो इस रेस्टोरेंट में लीजा से मिलने आता जाता रहता था। हालांकि डैरियल एक अमीर बाप का बेटा था, इसीलिए वो थोड़ा बिगड़ैल होता है। यहाँ डैरियल मिस्टर क्लियो को हेलो कहता है। इस पर मिस्टर क्लियो कहते हैं, डैरियल बेटे आओ, लीजा तुम्हारा अंदर इंतजार कर रही है। जब वो लीजा से मिलता है तो लीजा उससे कहती है कि तुम तो बहुत दयालु हो, जो तुमने बहुत सारे पैसे द ब्लैक अवेयरनेस रैली में डोनेट किए। अब डैरियल को पता नहीं होता कि लीजा क्या कह रही है, क्योंकि पिछली बार उस रैली में डैरिल ने एक भी पैसा डोनेट नहीं किया था, बल्कि डोनेशन की सबसे ज्यादा रकम हकीम ने दी थी। फिर भी डैरिल अपनी बड़ाई के लिए कह देता है, तुम्हें तो पता है लीजा, मैं ऐसा ही हूँ। इसके बाद ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं और हकीम देखता रह जाता है। इसके बाद हकीम नाई की दुकान पर जाता है, जहाँ ये चारों दोस्त आपस में बहस कर रहे होते हैं। हकीम नाई से कहता है, क्या आप मेरे बालों को फोटो वाले लड़के की तरह कर सकते हो? नाई पूछता है, क्यों? तुम अपने बालों को ऐसा क्यों कराना चाहते हो? हकीम कहता है, मुझे किसी लड़की को इम्प्रेस करना है। वो नहीं कहता है, अगर तुम्हें लड़की को इम्प्रेस करना है तो तुम्हें उसके बाप को इम्प्रेस करना होगा। बालों को ठीक कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे बाल ठीक हैं। हकीम वापस अपने काम पर आता है तो वो अपने दिल की बात मॉरिस को बताता है, जो इस रेस्टोरेंट का एक और एम्प्लॉय होता है। वो कहता है, लीजा जैसी लड़की को सिर्फ डैरिल जैसे अमीर बाप के बेटे ही पटा सकते हैं। हकीम के मन में ख्याल आता है कि वो भी लीजा को कुछ बहुत कीमती देगा। दूसरी तरफ लीजा अपने घर पर होती है और उसकी बहन पैट्रिशिया भी होती है। तभी इनके घर की बेल रिंग होती है। पैट्रिशिया जब डोर ओपन करती है तो एक सुनार पुलिस वाले के साथ होता है। सुनार कहता है, लीजा मैकडॉवेल घर पर है? पैट्रिशिया कहती है, मैं उसकी बहन हूँ। सुनार एक बैग को देकर पैट्रिशिया से साइन कराकर चला जाता है। पैट्रिशिया उस बैग को खोलती है तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। पैट्रिशिया अपनी बहन लीजा को यह बॉक्स देती है और कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए ये भेजा है। जब लीजा बॉक्स को खोलती है तो उसमें बहुत कीमती ईयररिंग्स होते हैं। ये देख पैट्रिशिया समझ जाती है कि उस सुनार के साथ पुलिस वाला क्यों था। खैर लीजा इतने कीमती ईयररिंग्स को देखकर शौक हो जाती है। वो सोचती है कि ये ईयररिंग्स जरूर डैरिल ने दिए होंगे, लेकिन उस बैग में एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है, ये डैरिल्स की तरफ से नहीं है। अब ये डैरिल्स ने नहीं दिए तो किसने दिए, ऐसा लीजा सोचती है, पर वो इन ईयररिंग्स को पहन लेती है। नेक्स्ट डे हकीम रेस्टोरेंट की सफाई कर रहा होता है। लीजा और उसकी बहन पैट्रिशिया यहाँ आती है। लीजा यहाँ अपनी बहन पैट्रिशिया को हकीम से इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है, हकीम क्या तुम हमारे साथ बास्केटबॉल मैच देखने के लिए चलोगे? हकीम साथ चलने के लिए मान जाता है। अगले सीन में हम पैट्रिशिया, हकीम, लीजा और डैरिल को स्टेडियम में देखते हैं, जहां डैरिल हकीम को गंवार कहकर उसकी बेइज्जती करता है और पैट्रिशिया भी हकीम को परेशान कर रही होती है। मैच के हाफ टाइम के बाद हकीम बाहर आता है तो एक आदमी उसके पाँव में गिरकर उसे एक प्रिंस की तरह ट्रीट करता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये आदमी जामुंडा का नागरिक था। लीजा और डैरिल बाहर आते हैं तो वो आदमी हकीम के साथ फोटो खिंचवा रहा होता है। ये नजारा देखकर लीजा और डैरिल को अजीब लगता है। लीजा हकीम से इसके बारे में पूछती है तो हकीम कहता है, शायद वो मुझे कोई और समझ रहा था। अगले दिन रोज की तरह हकीम साफ सफाई कर रहा था। लीजा और डैरिल भी यहाँ होते हैं। कुछ देर बाद डैरिल लीजा के लिए कॉफी लेने के लिए चला जाता है तो हकीम यहाँ आकर साफ सफाई करने लगता है। लीजा उससे कहती है, कल तुम्हें उस फुटबॉल मैच में हमारे साथ कैसा लगा? हकीम कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा, कल का दिन मैंने बहुत एंजॉय किया। लीजा हकीम से अपने पास बैठने के लिए कहती है और ये भी कहती है कि तुम काफी अलग हो। कोई भी साफ सफाई करने वाला इतना खुश नहीं होता जितना तुम रहती हो। हकीम कहता है, जो उड़ना चाहता है उसे पहले चलना सीखना होता है, कोई ऐसे ही उड़ना नहीं सीख सकता। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी एक चोर रेस्टोरेंट में घुस आता है और बंदूक की नोक पर सारे पैसे एक बैग में रखने के लिए कहता है। सभी लोग डर जाते हैं और डैरिल भी भीगी बिल्ली की तरह छिप जाता है, लेकिन हकीम और सैमी मिलकर इस चोर को मार गिराते हैं और भगा देते हैं। लीजा ये देखकर हैरान रह जाती है। लीजा के पिता क्लियो हकीम और सैमी को शाबाशी देते हैं और आज रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करते हैं। ये सुन हकीम काफी खुश हो जाता है, पर जब रात को ये पार्टी में पहुंचते हैं तो इनसे मेहमानों को ड्रिंक सर्व करवाया जा रहा था। इस पार्टी में डैरिल, उसके पिता, उसकी माँ और उसकी ग्रैंड माँ भी होती हैं।
डेरिल लीजा के पिता मिस्टर क्लियो को कुछ देर अकेले में ले जाकर अपने दिल की बात उन्हें बता देता है, जिसके बाद मिस्टर क्लियो खुश होकर इस पार्टी को एंगेजमेंट पार्टी में बदल देते हैं और कहते हैं यह पार्टी अब खास होने वाली है क्योंकि इसमें डेरिल लीजा को एंगेजमेंट रिंग पहनाएगा। लीजा को यह अनाउंसमेंट सुनकर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो डेरिल को अकेले में ले जाकर कहती है तुम्हें किसने हक दिया कि तुम बिना मेरी इजाजत के मेरे डैड के साथ एंगेजमेंट पार्टी प्लान करोगे। डेरिल कहता है क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया। लीजा कहती है नहीं। इतना कहकर वो बाहर आकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद हकीम लीजा का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए ड्रिंक लेकर आता है। लीजा ड्रिंक लेने से मना करती है और कंपनी देने के लिए कहती है। हकीम कंपनी देने के लिए लीजा के पास बैठ जाता है। लीजा हकीम से कहती है मैं डेरिल जैसी लड़की से कभी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं उसे उस नजरिए से नहीं देखती। हकीम कहता है सही कहा, मेरे देश में भी लोग बिना एक दूसरे की इजाजत के अरेंज मैरिज करा देते हैं और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लीजा कहती है मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तभी पैट्रिसिया हकीम से कहती है यहाँ अंदर कुछ लोगों को ड्रिंक चाहिए। हकीम जाने लगता है। तभी लीजा कहती है आई थिंक मेरी बहन पैट्रिसिया तुम्हें पसंद करती है। हकीम मुस्कुराता है और अंदर चला जाता है। अगले दिन हकीम सैमी को काम पर चलने के लिए उठाता है पर सैमी जाने से मना कर देता है। वो कहता है मैं ये सब करके थक गया हूँ, मुझे इस तरह से नहीं रहना। हकीम कहता है तुम जैसे रहना चाहते हो रहो, लेकिन तुम्हें काम पर चलना ही होगा। अब ये दोनों काम पर जाते हैं। शाम के वक्त लीजा और हकीम प्लान बनाते हैं कि हकीम के घर जाएंगे जहां हकीम लीजा के लिए कुक करेगा। जब हकीम लीजा को लेकर अपने रूम पहुंचता है तो वो देखता है कि सैमी ने पूरे रूम का नक्शा ही चेंज कर दिया है। अब हकीम ने लीजा को ये बता रखा था कि वो अपने गांव में भीड़ों को चलाता है और काफी गरीब है। वो लीजा को ये सब नहीं दिखा सकता था, इसीलिए वो लीजा को बाहर रुकने के लिए कहता है और सैमी को ऐसा करने पर डांटता है। हकीम सैमी के सारे पैसे लेकर एक थैली में डालकर रख लेता है ताकि सैमी फिर कोई गड़बड़ ना करे। हकीम लीजा से कहता है मेरा रूम काफी गंदा है तो हम कहीं और जाकर डिनर कर सकते हैं। लीजा और हकीम आ रहे होते हैं। यहाँ हकीम वो पैसों का थैला एक भिखारी को दे देता है। लीजा कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। हकीम कहता है कि उसमें बस थोड़े से पैसे हैं। अब ये एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वो भिखारी जब उस बैग को खोलकर देखता है तो उसमें बहुत सारे पैसे निकलते हैं, जिसे वो अपने दोस्त को भी दिखाता है। ये दोनों खुशी के मारे पागल हो जाते हैं और भागकर हकीम के पास आकर उसे शुक्रिया कहकर चले जाते हैं। लीजा कहती है तुम्हें तो हर कोई पसंद करता है। हकीम कहता है हाँ, अब लोग मुझे पसंद करते हैं तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लीजा कहती है तुम दिल के बहुत अच्छे हो। हकीम कहता है हाँ, पर मैं हूँ तो एक गरीब जो अपने गांव में भेड़ बकरी चराता है। लीजा कहती है मुझे दिल के अच्छे लोग पसंद है, ना कि अमीर जिन्हें किसी की फिक्र नहीं होती। तुम एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना कि डेरिल के साथ। हकीम को लीजा की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है, जिसके बाद ये दोनों साथ में अच्छा समय बिताते हैं और डांस करते हैं। ये दोनों अब एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी लीजा रुक जाती है और कहती है ये सही नहीं है क्योंकि तुम्हें पैट्रिसिया पसंद करती है। हकीम कहता है मुझे पैट्रिसिया नहीं तुम पसंद हो। इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ सैमी को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने दोस्त को एक टेलीग्राम लिखता है ताकि वो पैसे भेज सके। जब सैमी अपने रूम पर आता है तो उसे पैट्रिसिया मिलती है जो इनके रूम में इतना महंगा सामान देखकर शौक थी। वो सैमी से कहती है कि तुम इतना महंगा सामान अफोर्ड नहीं कर सकते, सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। जब हकीम घर आता है तो वो देखता है कि सैमी और पैट्रिसिया एक साथ बेड पर लेटे हुए हैं। हकीम कहता है ये सब क्या चल रहा है। पैट्रिसिया कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम कौन हो और सैमी कौन है। पैट्रिसिया सैमी को बाय राजकुमार कहकर चली जाती है। हकीम समझ जाता है कि सैमी ने पैट्रिसिया के सामने खुद को राजकुमार और उसे नौकर बना दिया है। हालांकि हकीम को इस बात से बुरा नहीं लगता। अगले दिन मिस्टर क्लियो लीजा से डेरिल की बात करते हैं कि वो कितना अमीर है और कितना अच्छा इंसान है, पर लीजा हकीम के साथ म्यूजियम जाने वाली थी। मिस्टर क्लियो लीजा से काफी मना करते हैं, पर लीजा डेरिल से अपने रिलेशन को दोबारा ठीक नहीं करना चाहती थी। इधर हकीम अपने रूम को लैंडलॉर्ड को दे देता है और उससे उसका रूम ले लेता है, क्योंकि अगर गलती से भी लीजा को शक हो गया तो वो शायद हकीम को कभी माफ ना करे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हकीम और लीजा म्यूजियम में होते हैं। वहाँ जामुंडा देश के इतिहास के बारे में भी बहुत कुछ था। हकीम देखता है कि यहाँ उसकी फोटो भी है। अगर लीजा ये फोटो देख लेती तो उसे सब कुछ पता चल जाता, इसीलिए हकीम लीजा का ध्यान भटकाता है और उसे यहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बहुत सी गाड़ियां उस नाई की दुकान के सामने आकर रुकती हैं। इसमें से निकलते हैं जामुंडा के किंग और क्वीन। किंग जैफी नाई से अपने बेटे के बारे में पूछते हैं तो वो नाई कहता है आपका बेटा पास ही की एक बिल्डिंग में रहता है। जब किंग वहां जाते हैं तो उसमें लैंडलॉर्ड होता है। किंग उस लैंडलॉर्ड से अपने बेटे के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि आपका बेटा फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। यहाँ किंग को अपने बेटे की एक तस्वीर दिखती है जो उसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ के लिए मिली थी। किंग समझ जाते हैं कि जरूर उनका बेटा यहाँ काम करता है। किंग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं तो उन्हें सैमी मिलता है, जिस पर उन्हें बहुत गुस्सा आता है। किंग कहते हैं तुमने हमारे बेटे को काम कैसे करने दिया और ये तुम कैसी जगह रह रहे हो।
सैमी कहते हैं मुझे माफ करें किंग, पर राजकुमार मेरी कोई बात नहीं सुनते। इसके बाद किंग पहुंचते हैं मैकडॉवेल रेस्टोरेंट पे, जहां वो मिस्टर क्लियो से अपने बेटे के बारे में पूछते हैं। मिस्टर क्लियो कहते हैं कि वो जरूर मेरी बेटी लीजा के साथ होगा क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। किंग कहते हैं अगर मेरा बेटा यहाँ है तो हमें खबर कर देना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जाते जाते ओहा मिस्टर क्लियो को जामुंडा देश की करेंसी का एक नोट देकर जाता है, जिसमें हकीम की तस्वीर छपी थी। ये देख मिस्टर क्लियो खुशी से पागल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरी बेटी जिसे प्यार करती है वो एक राजकुमार है। हकीम और लीजा हकीम के घर पर आते हैं। हकीम देखता है कि यहाँ तो फूल ही फूल पड़े हुए हैं। हकीम इन फूलों को देखकर समझ जाता है कि उसके पिता यानी किंग जेफी यहाँ आए होंगे। हकीम लीजा को लेकर मिस्टर क्लियो के घर पहुँचता है और लीजा को यहाँ छोड़कर जाने लगता है। तभी मिस्टर क्लियो हकीम को रोकते हैं और उसकी काफी खातिरदारी करते हैं। लीजा और हकीम को समझ नहीं आ रहा होता कि अचानक मिस्टर क्लियो हकीम की खातिरदारी कैसे कर रहे हैं, जबकि कल तक वो उसे पसंद भी नहीं करते थे। यहाँ मिस्टर क्लियो चुपके से किंग को हकीम की खबर दे देते हैं, पर तब तक हकीम यहाँ से चला जाता है। यहाँ डेरिल भी लीजा को मनाने के लिए कई बार आता है, पर मिस्टर क्लियो उसे अंदर नहीं लेते क्योंकि जब लीजा को जामुंडा का प्रिंस मिल रहा है तो वो डेरिल से अपनी बेटी की शादी क्यों कराएंगे। दूसरी तरफ जब हकीम सैमी के पास पहुंचता है तो वो उससे अपने पिता के बारे में पूछता है। सैमी कहता है वो तो तुम्हें लेने के लिए मिस्टर क्लियो के घर गए हैं। हकीम सैमी से तैयार होने के लिए कहता है और मिस्टर क्लियो के घर की तरफ निकलता है। इधर लीजा अपने डैड से कहती है कि ये सब क्या चल रहा है। इस पर उसके डैड लीजा को बताते हैं हकीम एक राजकुमार है जामुंडा का। कुछ देर बाद यहाँ किंग, क्वीन और बाकी सब आ जाते हैं। किंग अपने बेटे के बारे में पूछते हैं तो मिस्टर क्लियो कहते हैं आपके आने से पहले ही वो यहाँ से चला गया। किंग मिस्टर क्लियो की बेटी लीजा से मिलते हैं और उसे कहते हैं देखो मेरे बेटे की शादी पहले से ही तय हो चुकी है, वो यहाँ सिर्फ घूमने और मौज मस्ती के लिए आया है। मुझे यकीन है कि हकीम तुम्हारे साथ इस रिलेशन को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं होगा। ये सुन लीजा को बहुत बुरा लगता है। वो बहुत दुखी हो जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। मिस्टर क्लियो कहते हैं तुमने मेरी बेटी से ऐसा क्या कहा जो वो घर छोड़कर चली गई। किंग कहते हैं मैंने उसे सच्चाई बताई है कि हकीम और उसकी शादी नहीं हो सकती। मिस्टर क्लियो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, हकीम और लीजा एक दूसरे से प्यार करते हैं और उनकी शादी होकर रहेगी। तभी यहाँ हकीम और सैमी आ जाते हैं। एवलियन अपने बेटे को गले लगाती है, जिसे देख पैट्रिसिया भी ये समझ जाती है कि हकीम असली राजकुमार है, सैमी नहीं। हकीम मिस्टर क्लियो से लीजा के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि किंग जेफी की वजह से लीजा घर छोड़कर चली गई है। हकीम अपने पिता और माँ से कह देता है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ लीजा से। इतना कहकर वो लीजा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ किंग हकीम के डिसीजन से खुश नहीं थे, इसीलिए ये मिस्टर क्लियो से कहते हैं कि जितना पैसा तुम्हें चाहिए बोलो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। मिस्टर क्लियो कहते हैं कि मेरी बेटी कोई चीज नहीं जिसकी कीमत तुम लगा रहे हो। दूसरी तरफ हकीम लीजा को ढूंढ लेता है और लीजा को अपनी सच्चाई बता देता है। लीजा भी जान जाती है कि वो इयररिंग्स भी जरूर हकीम ने दिए होंगे, इसीलिए लीजा वो इयररिंग्स हकीम को लौटाती है। हकीम कहता है मैंने तुमसे अपनी सच्चाई इसीलिए छुपाई था कि मुझे एक ऐसी लड़की मिल सके जो मुझसे प्यार करे, ना कि मेरी दौलत से। अच्छा सच बताओ, क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था जब मैंने तुमसे ये कहा कि मैं भेड़ बकरियां चराता हूँ? लीजा चुपचाप खड़ी रहती है। वो हकीम की किसी भी बात का जवाब नहीं देती। लीजा की खामोशी देख हकीम अपने टूटे दिल को लेकर वापस अपने देश जामुंडा लौट आता है। अब बड़ी धूमधाम से हकीम की दुल्हन को लाया जाता है, पर हकीम का मुंह लटका हुआ था। जब वो दुल्हन के चेहरे को देखता है तो वो खुशी के मारे उछल पड़ता है, क्योंकि वो लीजा होती है। यहाँ हम देख पाते हैं कि लीजा के पिता मिस्टर क्लियो भी यही हैं। इसके बाद हकीम और लीजा की धूमधाम से शादी की जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमने मूवी में जामुंडा के राजकुमार हकीम को देखा, जिसके पिता उसकी शादी जबरदस्ती ऐसी लड़की से कराना चाहते थे जिसे हकीम ने देखा तक नहीं था। अपने लिए वो अपनी वाइफ खुद ही ढूंढना चाहता था, इसीलिए वो सैमी के साथ अमेरिका के एक शहर न्यूयॉर्क आ जाता है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता है, पर जब किंग यहाँ आ जाते हैं तो मिस्टर क्लियो को ये पता चलता है कि हकीम एक राजकुमार है, इसीलिए वो डेरिल को छोड़कर हकीम की खातिरदारी करने लगते हैं। किंग लीजा को ऐसी बातें बताते हैं जिससे लीजा घर छोड़कर चली जाती है। हकीम उसे ढूंढता है और अपनी दिल की बात बताता है, पर लीजा चुपचाप खड़ी रहती है। हकीम अपने देश लौट आता है। किंग, क्वीन और मिस्टर क्लियो हकीम और लीजा की शादी कराने के लिए सहमत हो जाते हैं। इस तरह से ये मिलकर अपने बेटे हकीम को सरप्राइज देते हैं और उसकी शादी लीजा से करा देते हैं। यही ये मूवी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका में जामुंडा नाम का कोई देश नहीं है। ये एक फिक्शनल कंट्री है जो खास इस मूवी के लिए बनाई गई है, बिल्कुल वैसे जैसे स्टार वार्स पूरा फिक्शनल है। दोस्तों, अगर आपको मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।